मगर मैं फिर तैराऊँगा, थोड़ा डूबूँगा मगर मैं फिर तैराऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं जीत जाऊँगा। नमस्कार, मैं दिव्या चौधरी आपके साथ और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल युग चैनल में। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की है और अपने देश का भी नाम रोशन किया है। जी हाँ, मिस्टर श्रुतिधर आर्य जी का। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा। अभी तो आपको सब जानते हैं, हम जानते हैं, पूरे देश में आपने नाम कमा चुके, लेकिन हम जानना चाहेंगे उन श्रुतिधर आर्य जी को जिनका बचपन कैसा रहा, शुरुआती दौर कैसा रहा। जहाँ तक बचपन की बात है, बचपन बड़ी कठिनाइयों भरा हुआ था। जैसे क्योंकि जो मेरे माता पिता थे वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बट आर्थिक दृष्टि से वो सुविधा संपन्न नहीं थे। तो उन्होंने पर हमें एक चीज़ महत्वपूर्ण जो चीज़ दी है उन्होंने कि शिक्षा इनको बहुत अच्छी मिले, इनको संस्कार बहुत अच्छे मिले, जिससे कि वो आगे चल के एक अच्छे नागरिक न केवल बन पाए, साथ साथ जिस भी क्षेत्र में काम करें उसमें अपना नाम रोशन करें। तो बचपन में हमें जो बाकी कई बच्चों को जो सुविधाएं मिलती है वो तो नहीं मिली, पर हमें संस्कार बहुत अच्छे मिले। पर हाँ, हमें जो ज़िंदगी जीने के जो तरीके हैं, जो ज़िंदगी में मज़े लेने के तरीके, वो हमें भरपूर मिले। तो बचपन मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, पर उसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत भी था। तो सर ये रहा आपका बचपन जो कि बहुत खूबसूरत और कह सकते हैं संघर्षमय था। तो सर अब आपसे जानना चाहूँगी कि आपको किससे इंस्पायर होके आपने ये सपने देखे कि हाँ मुझे यही सपना देखना है और इसको ही हकीकत में बदलना है। जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, जिनसे मेरे को प्रेरणा मिली कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मैं उसमें 3 जो शख्सियत हैं उनका नाम देना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे माता पिता, जो मेरे पिताजी जो एक संस्कृत के विद्वान थे, वेदों के प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने हमेशा ये शिक्षा दी कि आप भले कपड़ा फटा हुआ पहन लो, पर कभी भी अपनी नॉलेज को कम मत करना, उसको बढ़ाते जाना। और अच्छा रहन सहन नहीं हो तो कोई भी, पर भोजन अच्छा करना। तो ये 2 चीज़ उन्होंने बताई थी। और माताजी ने कठिन परिस्थितियों में भी किस तरह से हमें आगे बढ़ाया, खुद जॉब करते हुए हमको एक अच्छी शिक्षा दी। तो उन्होंने ज़िंदगी में जो भी कर सकते थे उन्होंने मेरे लिए किया। और तीसरे हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ कि उन्होंने किस कठिन परिस्थितियों में आज इस देश को तकनीकी के क्षेत्र में आगे लाए हैं, और किस विषम परिस्थितियों में उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, हमें इस देश में वो शिक्षा देनी है, हमें वो तकनीकी शिक्षा देनी है कि जिससे भारत का जो मस्तक है वो दुनिया में ऊपर उठे। तो उसमें उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। तो मेरे को कुछ ऐसा था कि जो उन्होंने किया है, कुछ न कुछ मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं इस देश को जो एक तकनीकी की क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ने में अगर मैं मदद कर सकूं तो मैं निश्चित रूप से करूं। तो ये मेरे 3 प्रेरणादायक, हाँ बिल्कुल, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। जी हाँ, सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि जो मेहनत करता है सक्सेस उस पर फिदा हो जाती है। तो इस तरह अपने सपने देखे और उनको हकीकत में बदलने का फैसला किया। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये रोबोटिक एजुकेशन का ही आपने क्यों सोचा कि ऐसी शिक्षा अपने इंडिया में देनी चाहिए? कौन सी ऐसी ज़रूरत आपको महसूस हुई इंडिया में कि ये देनी चाहिए बच्चों को? दिव्या जी, रोबोटिक्स शिक्षा इस देश में नई नहीं है, ये पिछले 30 दशक से। पर अनफॉर्चुनेटली रोबोटिक्स शिक्षा को वो जो स्थान मिलना चाहिए, वो जो एक सम्मान, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाया। इसको अभी तक हम एक अल्टरनेटिव एजुकेशन के रूप में लेके चले हैं। कई स्कूलों में रोबोटिक्स पढ़ाया गया, पर रोबोटिक्स क्लब की तरह से उसको पढ़ाया गया, या रोबोटिक्स के ऑप्शनल क्लासेस की तरह पढ़ाया गया। बल्कि रोबोटिक्स आज हमारे क्षेत्र में, हमारे हर जीवन के पहलू में उसका उपयोग होने लगा है। ऐसा कोई जीवन का पहलू नहीं है जिसमें मैं रोबोटिक्स की जब बात करता हूँ तो रोबोटिक्स के सभी जो इसके साथ में जो प्रकल्प हैं उनकी बात करता हूँ, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो मशीन लर्निंग है, चाहे कोडिंग है जो आजकल फैशनेबल बन गया है। तो पूरी संपूर्ण रोबोटिक्स शिक्षा की बात कर रहा हूँ।
तो रोबोटिक शिक्षा तो है हमारे देश में पिछले 30 सालों से, पर क्योंकि उसको एक स्थान नहीं मिल पाया और एक उसको सम्मान नहीं मिल पाया, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम किस तरह से ये हर देश के हर बच्चे तक पहुंचाएं, और उसी में सोने में सुहागा करते हुए जो हमारी भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति जो उन्होंने लॉन्च की है, जो एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, उसके तहत कोडिंग और कोडिंग की जो एक्टिविटीज़ है रोबोटिक्स जैसे में, उसको ग्रेड 6 से कंपल्सरी कर दिया है। तो जो गवर्नमेंट सोच रही थी, हमने उसको पहले से ही सोचना शुरू कर दिया, और उसको आज हम लॉन्च पैड पे ले आए हैं। हम उसको बिल्कुल तैयारी उसकी कर चुके हैं कि किस तरह से हम रोबोटिक शिक्षा का पूरे देश में एक माहौल बनाएं, किस तरह से रोबोटिक शिक्षा की क्रांति लाएं, और उसको करने के लिए किस तरह से हम पूरे शहरों में, पूरे देश में, हर कस्बे में एक अल्ट्रा मॉडर्न रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर, जिसका नाम हमने रोबो स्मार्ट लैब्स रखा है, उसको स्थापित करें, जिससे बच्चे संपूर्ण रोबोटिक शिक्षा वहां ले सकें, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव रोबोटिक्स एजुकेशन बोल रहे हैं, वो ले सकें, जिससे कि हर बच्चे को डिजिटल जो एजुकेशन आज के ज़माने की जो ज़रूरत है उसको मिल सके। जी सर, मैं और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि रोबोटिक एजुकेशन की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, कि मतलब क्या है रोबोटिक एजुकेशन? नाम से ऐसा लग रहा है रोबोटिक रोबोट टाइप, तो उसको कैसे आप समझें? ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये रोबोटिक्स एजुकेशन के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। रोबोट्स का नाम सुनते लोग सोचते हैं कि एक आदमी ऑटोमेटिकली होगा, वो किक मारेगा, हवा में उड़ेगा। रोबोटिक्स एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम ऑटोमेटिक तरीके से यूज कर सकें। जैसे एक प्रिंटर है, उसमें हमको बटन दबाना पड़ता है तब प्रिंटिंग होती है, पर अगर कुछ ऐसी मशीन डेवलप करें कि हमने ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम कर दिया और ऑटोमेटिकली वो प्रिंट ही करता जाएगा, तो वो रोबोट की तरफ। रोबोट की कोई शेप नहीं होती है। जो रोबोट्स आदमी की तरह दिखता है उसको हम ह्यूमनॉइड रोबोट बोलते हैं, और उस ह्यूमनॉइड रोबोट में अगर सोचने समझने की क्षमता भी हम डाल दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट बन जाता है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट बन जाता है, जो आदमी की तरह से हार्डवेयर का काम करता है और इंसान की तरह से सोचने का भी काम करता है। जैसे कोई चीज अगर हमारे हाथ में गिलास है तो हमें कैसे पता कि वो गिलास है? बचपन से हमारे डेटा फीड किया गया, हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे दोस्तों ने बताया किस तरह का गिलास होता है, उसमें ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमारे मस्तिष्क में वो डेटा फीड किया बचपन से। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई तरह का डेटा फीड किया जाता है, उससे वो जो प्रोग्राम होता है उसको आइडेंटिफाई करता है कि किसके समकक्ष है और वो एक्शन लेता है। अब ये रोबोटिक्स का यूज क्यों होता है? आपके काम की एफिशिएंसी करने के लिए, आपके में एरर नहीं हो, राइट? तो रोबोटिक शिक्षा जल्दी हो जाए और बिना किसी एरर के हो। अब रोबोटिक्स की जहां बात करें तो रोबोटिक्स में कोडिंग भी आ जाती है, वेब डेवलपमेंट भी आ जाता है, गेम डेवलपमेंट भी आ जाता है, एनिमेशन आता है, ड्रोन्स बनाना आ जाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, 3D प्रिंटिंग है, ये सब रोबोटिक्स के ही अंग हैं। तो रोबोटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो दूर हुआ होगा दर्शकों का और मेरा भी कि रोबोटिक्स है क्या। मतलब रोबोटिक नाम से ऐसा लगता है कि हाँ रोबोट है और उससे रिलेटेड कुछ एजुकेशन है। तो सर अब आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी रोबोटिक लैब्स है जो इंडिया में आज डिजिटल युग में डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में लगी है? रोबो स्मार्ट लैब ने स्कूलों में, हमारी जो सिस्टर कंसर्न थी वेकेशंस एंटरटेनमेंट के तहत, कुछ स्कूलों में हमने 2018 से अल्ट्रा मॉडर्न लैब सेटअप की थी जो अभी भी चल रही हैं। पर हमारा मकसद ये था कि अगर रोबोटिक्स को दुनिया तक पहुंचाना है, तो जैसे किसी ज़माने में एपटेक और NIT ने कंप्यूटर एजुकेशन में क्रांति लाई थी, तो हम क्यों नहीं कुछ ऐसे अल्ट्रा मॉडर्न रोबोटिक्स सेंटर खोलें कि जो शहर के हर कोने में हो या हर कस्बे में हो, जहां रोबोटिक्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन बच्चों को मिले और उससे उस ब्रांड की इमेज एक रोबोटिक शिक्षा के एक विकल्प के रूप में उभर के आए कि अगर रोबोटिक शिक्षा है तो रोबो स्मार्ट लैब देती है। तो उसी योजना के तहत हम पूरे देश में, हमारी प्लानिंग है कि 500 सेंटर्स, इंडिपेंडेंट सेंटर्स खोलें और करीब 7500 स्कूल्स में हम ये रोबो स्मार्ट लैब्स खोलें। अभी ही जैसे कंप्यूटर है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है वो ऑप्शनल ही है बच्चों के लिए स्कूल में, तो अब आपके इस रोबो स्मार्ट लैब्स के से तो बच्चों को अच्छी तरह उनको डीपली वो समझ पाएंगे कि ये है क्या चीज़। यस, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति में क्लास 6 के बाद में बच्चों को पढ़ना कंपलसरी हो गया है, पर हमने
हमारे जो कैरिकुलम को तैयार किया है, जो पाठ्यक्रम तैयार किया है, वो कक्षा 3 से स्टार्ट किया। क्यों दिव्या जी, क्यों स्टार्ट किया कक्षा 3 से? क्योंकि बच्चों की जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, जो ग्रेस्पिंग पावर होती है, वो बचपन में सबसे ज़्यादा आती है। अगर हम फाउंडेशन उनकी अच्छी से तैयार करेंगे तो आगे आके उतने अच्छे एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब हर फील्ड में रोबोटिक शिक्षा है, हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चाहे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ले लो, अब बच्चे एक एक क्लास पास कर गए हैं बिना स्कूल गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हुआ। आज बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, घर बैठे अपना काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कर रहे हैं। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन बन चुकी है। और आज जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन किस लिए 1 साल में डेवलप हो पाई? क्योंकि उसका डेटा एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इतना जल्दी हो पाया। और आज उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो रोबोटिक्स के कारण हो रहा है, ऑटोमेशन के कारण हो रहा है, इतना जल्दी हो रहा है। तो जब हम ये सब चीज़ में रोबोटिक्स आज काम आ रही है, और आने वाले जो दशक है, आने वाला जो डिकेड है, उसमें हर क्षेत्र में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो कई गुना बढ़ने वाला है। जब कई गुना वो चीज़ बढ़ने वाला है तो हमारे देश की जनसंख्या इतनी, हमको कितने एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी? और इतने एक्सपर्ट कहाँ से लाएंगे? आज आप और हमको बोल रहे हैं कि आप सीख लो, हम कुछ हद तक सीख सकते हैं, तो क्यों नहीं हम बचपन से ही उनकी आधारशिला इतनी अच्छी रखें, फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग रहे कि आने वाले सालों में हम कई लाखों करोड़ों एक्सपर्ट्स तैयार कर सकें। तो हमारा उद्देश्य है कि बचपन से ही वो अच्छी हाई क्वालिटी वाली रोबोटिक्स शिक्षा हम बचपन से दी जाए, जिससे कि हम अच्छे टेक्नोक्रेट्स को डेवलप कर पाएं। बिल्कुल सर, मतलब बच्चे स्टार्टिंग से ये सब सीखेंगे तो उनको कैचिंग पावर अच्छी होगी, वो आगे चलते चलते और एक्सपर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सर, अब आप आगे इस डिजिटल क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं कि टाइम के साथ ये और किस स्पीड से बढ़ने वाला है? जब आपकी ही इतनी रोबो स्मार्ट लैब्स बच्चों को इतना एडवांस बना रही है, तो आगे आने वाले टाइम में हमारा डिजिटल इंडिया का सपना और कितनी स्पीड से बढ़ सकता है? हमारे देश की आबादी करीब आज की डेट में 135 करोड़ है। बिल्कुल। 135 करोड़ में से 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 3rd ग्रेड से 12th ग्रेड तक हैं। और अगर अभी कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी इतने सारे बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकती, तो आने वाला जो समय है, रोबो स्मार्ट लैब जैसी कई कंपनियों को जरूरत है इसमें जुड़ने की। हमने उसको लीड किया है कि आने वाले दिनों में हम बच्चों को एजुकेट करेंगे। पर अगर सबको एजुकेट करना है, अगर विश्व गुरु वापस बनना है, तो कई संस्थाओं को साथ में आना है। जैसे हेल्प इंडिया ऑनलाइन ने हमारा साथ दिया है, तो हम इस तरह से कई संस्थाओं का आह्वान करेंगे कि वो जुड़ें इस डिजिटल क्रांति में, जिससे कि हम अपने देश में एक, जिस तरह से आईटी के फील्ड में हम बिल्कुल नंबर 1 है, उसी तरह से रोबोटिक्स शिक्षा के फील्ड में भी हम नंबर 1 बने और पूरे देश को इसके टेक्नोक्रेट्स प्रदान करें। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि इनके अलावा, रोबो स्मार्ट लैब्स के अलावा आपका और किस क्षेत्र में योगदान है और किस क्षेत्र में आप नाम कमा चुके हैं? तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, उसके बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने सिम्बायोसिस पुणे से किया है, पर मैंने कई ऐसे अलग अलग फील्ड में काम किया है। मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ और रेनबैक्सी लेबोरेटरीज के साथ में हुआ, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर में काम किया, मैंने सोशल सेक्टर में काम किया, जहाँ जो वेस्ट है, इवन एक्सक्रीटा है या वो है, उससे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो सकती है। मेरे पेपर पब्लिश हुए, उदयपुर की पुलिस लाइन में भी प्रोजेक्ट्स लगे। उसके बाद में मैंने जो क्लब महिंद्रा हॉलीडेज है, उसके साथ में मैंने जुड़ के बहुत लंबा समय तक उनके साथ में मैंने बिताया, और किस तरह से उनके रिजॉर्ट को सेटअप करना है और किस तरह से एक हॉलीडेज के क्षेत्र में क्रांति लानी है, वो किया। पर मेरा मन हमेशा ये करता था कि मैं कुछ एजुकेशन के फील्ड में करूँ। मेरी अपने आप से जो अपेक्षाएं थी वो थी कि बच्चों के लिए कुछ करना है और जिंदगी भर कहीं घूमना है। तो मैं 2008 में जब यूएसए गया था और नासा विजिट कर रहा था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने देखा वो स्कूल के बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये अपने बच्चों को ये इतना अच्छा मौका देना चाहिए। उसमें क्या है कि वो साथ में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके साथ मिलने की भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो 2008 में मैंने सबसे पहले इंडिया से 22 स्टूडेंट्स को यूएसए लेके गया, उनको एस्ट्रोनॉट से मिलाया और नासा के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। मतलब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल और एस्ट्रोनॉट से मिलना और वो देखना, वो रॉकेट्स देखना जो बड़े बड़े जो जाते हैं। और नासा जो स्पेस साइंस में अभी तक सबसे बड़ी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब इंडिया भी उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं जिंदगी में 20 एस्ट्रोनॉट से मिल चुका हूँ,
करीब 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूएसए या नासा के प्रोग्राम्स हम ले जा चुके हैं। करीब 5 लाख स्टूडेंट्स को मैं स्पेस साइंस के ऊपर एज ए स्पेस साइंस एजुकेटर मैं उनको उसकी नॉलेज दे चुका हूँ मैं। तो ये मेरा दूसरा बड़ा फील्ड था और मैं अब चाहता हूँ कि स्पेस साइंस में अभी तक साउथ इंडिया से ही ज़्यादा लोग उसमें आ रहे हैं, वो साइंटिस्ट बनते हैं, वो बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में टैलेंट कम है पर उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो एक्सप्लोरेशन नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि स्पेस साइंस के क्षेत्र में मैं बहुत बड़ा काम करूँ, जैसे नॉर्थ इंडिया से भी लोग उभर के आएँ और साइंटिस्ट बने, एस्ट्रोनॉट्स बने। अब 2-3 साल में हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी इसरो के थ्रू जाने वाले हैं। तो ये मेरा दूसरा फील्ड रहा है। तो सर आप अपने आप में ही रोबो, मतलब मल्टीटास्किंग। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं। और साथ में मैं मैरियट इंटरनेशनल का कंसल्टेंट भी हूँ। मैं किसी को अगर अपना होटल डेवलप करना है तो मैं उसको कंसल्टेंसी भी दे सकता हूँ। वो मेरा पर्सनल शौक है, क्योंकि मैं घूमना चाहता हूँ। मैं दुनिया की 43 कंट्रीज को घूम चुका हूँ, कई तरह के अच्छे रिजॉर्ट्स देखे हैं, अंटार्कटिका भी जा चुका हूँ, अलास्का भी जा चुका हूँ। तो वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो मैं अपने समय को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। मतलब आपको लगता नहीं, मतलब ऐसा होता है मेरे अकॉर्डिंग भी, अगर हमने ठान लिया तो वो चीज़ करनी ही है। यस। तो मेरा भी तो पहला जो फोकस है कि रोबोटिक शिक्षा के क्षेत्र में हमें डोमिनेंट प्लेयर बनना है, न केवल इंडिया में पर पूरे एशिया में। तो सर इतने क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हो, तो कभी ना कभी डिमोटिवेशन भी मिली होगी, असफलता का मुंह भी देखना पड़ा होगा, लोगों से कुछ गॉसिप या सोसाइटी से कुछ ताने या पेरेंट्स का कुछ कि नहीं है ये चीज़ नहीं है सही, ये करना है, तो ऐसा कुछ कभी? बहुत अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में असफलताएं आई। अगर वो असफलताएं नहीं आती तो मैं वो ठोकरें नहीं खाता, तो मैं शायद जो आज कर पा रहा हूँ वो नहीं कर पाता। गलतियों से ही सीखता है। वो ठोकरें बहुत जरूरी होती है हर किसी के जीवन में। मेरे जीवन में भी ठोकरें आई, और सबसे ज्यादा जो ठोकर आपको अंदर तक जो हिला देती है वो अपनों की ठोकर होती है। उसका भी मैंने सामना किया, पर मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने ठोकरें नहीं मानी होती तो मैं शायद वो निखर, हाँ, एक तरह से उन्होंने मुझे दिखाया कि तो ये नहीं कर पाएगा, तो हमारे जमाने को कैसे डील करना है, कैसे समझना है, और कैसे आपको। मेरे को कोई एक समय था कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। फिर मैंने अपने आप से बात की कि जो भी आप किसी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो सुबह कर सकते हो, रात को कुछ नहीं कर सकते। रात आपकी, आप अच्छी तरह से सो। वो दिन है 20-25 साल हो गए, मैं कभी भी रात को बिना मतलब आराम से चैन की नींद लेता हूँ मैं। वो कभी मेरे को असहज नहीं होता कि अगले दिन क्या होगा। एपीजी सर ने भी कहा है कि सपने वो नहीं जो रात में सोते टाइम है, सपने वो है जो आपको सोने ही ना दें। बस, यस। जब तक सपना पूरा नहीं होता तो नींद चैन से नहीं आती, और जब सपना पूरा हो जाए तो सुकून की नींद है। तो सर ऐसा कौन सा क्षण है जो आपको खुद पे गर्व महसूस करवाता है, कि जिसको याद करके आपको लगता है कि नहीं, मतलब खुद की पीठ थपथपाने का मौका मिलता है आपको? दिव्या जी, वो एक ऐसा क्षण है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और मेरे ख्याल से अगर किसी को भी अगर मौका मिलता तो वो नहीं भूलेगा। जब मैं 2018 में वर्ल्ड योगा डे पे मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, उसके जो स्टेज पे मैंने जो भाषण दिया था वर्ल्ड योगा डे पे, वो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का सबसे अभूतपूर्व क्षण था, जब मैं एक पूरे वर्ल्ड की एक कम्युनिटी को मैंने एड्रेस किया, और वो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस की जो वेबसाइट पे उसको पोस्ट किया। तो वो मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी के रिकमेंडेशन पे यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को वर्ल्ड योगा डे डिक्लेयर किया है, हम हर साल कम से कम 100 बच्चों को, ये कोविड के पहले 100 बच्चों को हम यूनाइटेड नेशंस इंडिया से लेके जाते थे, और वो योगा परफॉर्म करते थे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। तो ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था। वो बच्चों के लिए भी कितना बड़ा क्षण था कि वो उस जगह जाके योगा कर रहे हैं जिसने योगा डे को डिक्लेयर किया। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि थी। बहुत बड़ी बात है कि वो इस एज में ही इतने बड़े मुकाम पर जाए, देखा है। तो सर मैं अब ऐसा जानना चाहूँगी, ऐसा किस्सा जिसको याद करके आप अकेले में भी मुस्कुरा सकते, कि मतलब ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, तो एक होती ना चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए कि ये चीज़ मेरी नादानी थी, या फिर ठीक है कोई ना, ये हुआ ऐसा कुछ। वो कई ऐसे किस्से हुए हैं बचपन से कि वो मुस्कुराहट आ जाती है। कि कई बार ऐसा हुआ था कि जैसे मैं
अजमेर के पास में मेरा जो गांव है, मैं अपने उस गांव में गया था। तो मैं पूरे गांव में मैं एक कुएं पे जो बचपन में नहाने जाते हैं वहाँ नहाने गया था। नहाने के बाद में अपने जो मेरे इंटरनल क्लोथ्स थे उनको मैं ढूंढ रहा था, पर बाद में रियलाइज हुआ मैंने अंदर ही पहन रखा है। तो वो एक बचपन का एक छोटा सा वो था। ऐसे कई क्षण आते हैं तो आपको मुस्कुरा देते हैं, बल्कि याद नहीं आते वो ये वही था, ये मैंने किया है, राइट। तो मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चाहते थे किसी मिशनरी स्कूल में पढ़ें, और उस सरकारी टाटपट्टी के स्कूल में पढ़ के भी पर मेरे माता पिता ने जो शिक्षा दी, और बल्कि मेरे फादर संस्कृत के विद्वान होते हुए भी उन्होंने रैन एंड मार्टिन से मेरे को घर पे जो इंग्लिश पढ़ाई, उसके कारण है कि आज मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही बराबर का मैं कमांड रखता हूँ मैं। तो उसके बाद मैं जो राजस्थान बोर्ड में मैं 7th पे आया सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट की बात है। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा किसी लग्जरी की मोहताज नहीं है, ये आपको किस परिवेश में आपको शिक्षा मिल रही है उसकी मोहताज है। खुद की इच्छा शक्ति भी होती है अपनी कि हाँ हम पढ़ना भी चाहते नहीं, अच्छी जगह पढ़ के भी बच्चा कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर आखिर में आपकी मैनेजिंग स्किल्स जानना चाहूँगी कि आपने इतने क्षेत्र में उन सबको साथ में लेकर चलना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है या अभी भी है, ऐसा कुछ? चुनौतियां जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। तो आप ये मानो कि आपकी चुनौती खत्म हो गई है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। चुनौतियां आपकी रहेगी। आपको अपने आप को हमेशा इस तरह से तैयार रखना चाहिए कि ये चुनौती जब आने वाली है तो मैं उसका किस तरह से सामना करूंगा। आपको अपने आप को एक इस तरह से कुशन बना लेना है कि किसी भी परिस्थिति में आप उसको हैंडल कर सकें। तो चुनौतियां तो आती रहेंगी जिंदगी में, आप उनको सामना करते जाइए, मुस्कुराते हुए कर रहिए। बट हाँ, जो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी, जो एक निरंतर आपके जो प्रयास है वो कभी नहीं रुकने चाहिए। सफलता लेट हो सकती है पर आपको इम्पॉसिबल नहीं हो सकती, वो आपको डिनाई नहीं कर सकती है, आपको मिलेगी जरूर। है वो आपका टेस्ट लेती है बार बार कि आप में कितना संयम है, आप में कितना उसका पेशेंस है। अगर आप में पेशेंस है तो निश्चित रूप से आएगी। सर वो क्वालिटी है भी, यानी सफलता भी हमारा टेस्ट लेती है कि हाँ निश्चित रूप से। हाँ तो दोस्तों आपने देखा और सीखा किस तरह से बुलंद हौसलों के दम पर इन्होंने अपनी सारी चुनौतियों को पार किया और आज इतने बड़े मुकाम पर है। क्योंकि चुनौतियां नहीं होगी तो ज़िंदगी नीरस हो जाएगी और सीधी लाइफ भी किस काम की। तो सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं एक अंत में एक कविता बोलना चाहता हूँ कि लोग उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो मैं ये कविता मेरी लिखी हुई है, वो मैं आपको गुनगुनाना चाहूँगा। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता है कसूर माँ अकेला। होते हैं आसमां में लाखों अनेक तारे, अंधकार दूर करता एक चंद्रमा अकेला। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। होते हैं मूसली में अनगिनत धान के कण, लेकिन सभी को मूसल दल डालता अकेला। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। बिल्कुल। तो चुनौतियों और मुश्किलों से बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये इंटरव्यू सेशन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।